Fizan, screen share. वालेकुम अस्सलाम। इससे पहले एक अनाउंसमेंट करनी है तो वो मैं कर दूं कि एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन हम एक छोटा सा, इसे सर्वे कह सकते हैं या क्विज कह सकते हैं, वो ले रहे होंगे जिसमें जो सेशन दे रहा है उसका फीडबैक भी होगा, और जो सेशन में हमने कुछ टॉपिक कवर किए हैं बहुत सिंपल सा उससे रिलेटेड क्विज होगा। तो ये रिक्वेस्ट होगी कि हमें नेक्स्ट सेशन प्लान करने में भी आसानी हो जाएगी और आपके लिए भी फायदा हो जाएगा। इसमें हम मार्क्स वगैरह पे कोई जजमेंट नहीं कर रहे, जस्ट एक ये पायलट रन है। सिर्फ आपकी ये हेल्प होगी कि लाजमी उस क्विज को अटेम्प्ट कर लें। कोई मुश्किल नहीं है, इजी होगा, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू। ओवर टू यू फैजान। थैंक यू। अच्छा, shall we start? साथ। Yes, we can start. ओके। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फजान है और आज हम जावास्क्रिप्ट के एक और फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट कि हम इसके बारे में बात कर क्यों रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के ऑलरेडी इतने सारे फ्रेमवर्क्स हैं। अब तो लाइक देयर इज अ टर्म नोन एज जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क फटीग। सो व्हाई आर वी लुकिंग इनटू दिस वन? सो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के सर्वर साइड के भी फ्रेमवर्क्स हैं, बट ऐसे फ्रेमवर्क्स जो कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर इन्फोर्स करते हों या एक आर्किटेक्चर के थ्रू चलते हों, ऐसे बहुत कम है। एंड Nest.js is one of the most famous one among them. सो बिकॉज ऑफ दैट हम Nest.js की तरफ मूव होने का सोच रहे हैं और आज इसके ऊपर एक सेशन भी कर रहे हैं। Nest.js basically, if someone is from Angular background, तो उनके लिए सेशन बहुत इजी रहेगा और बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा। बिकॉज Nest.js Angular के जैसा Angular एक थीम और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, Nest.js भी हमें बिल्कुल वैसा ही देता है एंड इट इन्फोर्सेस दैट स्ट्रक्चर। उससे होता ही है कि इट्स बिल्ड ओवर एक्सप्रेस जेएस। सो जिस तरह आप एक्सप्रेस में एप्लीकेशन बनाते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है और बहुत ही ओपन हैंडेड होती है। सो जिसका जैसे दिल चाहता है दे वर्क ऑन दैट। सो बट Nest.js आपको वही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, बट एट द सेम टाइम इट इन्फोर्सेस द स्ट्रक्चर एज वेल। सो सो अगेन Nest.js जो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का एम करता है वो यही है कि इट इन्फोर्सेस द स्ट्रक्चर। सो Nest.js इटसेल्फ एक फ्रेमवर्क है, एक वेब फ्रेमवर्क है। इस पे आप कंप्लीट एंड टू एंड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इसमें एक सर्वर एपीआई सर्वर डेवलप कर सकते हैं। हम पूरी एक एमवीसी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं यूजिंग एनी टेम्पलेट रेंडरिंग इंजन। हैंडल बार्स इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वन जो कि इसके साथ यूज होता है। सो वो पूरी एक सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन हो जाएगी। इसमें हमारे पास रेस्ट एपीआईज के साथ साथ हमारे पास ग्राफ क्यूएल, काफका और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों की सपोर्ट है। तो हम लोग माइक्रो सर्विसेज और वेब सॉकेट्स इस तरह की चीज़ें भी स्टैंड अलोन यूजिंग Nest.js बना सकते हैं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि हम Nest.js के साथ डेवलप कर सकते हैं। ओके, मेजर फीचर्स जो कि Nest.js प्रोवाइड करता है, एक तो टाइपस्क्रिप्ट की सपोर्ट। और इट बाय डिफॉल्ट इट गिव्स यू द टाइपस्क्रिप्ट स्ट्रक्चर। और उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग टाइपिंग आ जाती है हमारे प्रोजेक्ट में। और जो प्लेन जेएस के जो कुछ इश्यूज, प्लेन जेएस में इश्यूज नहीं है, बट जो डेवलपर मिस्टेक्स कर जाते हैं जल्दबाजी में या फिर टफ डेडलाइन के जो एक हमारा बहाना होता है, उसकी वजह से जो हम लोग टाइपिंग में या फिर हम लोग ओपन हैंड छोड़ देते हैं फंक्शंस की रिटर्न टाइप और इस तरह की जितनी भी टाइपिंग से रिलेटेड मसले होते हैं वो इस चीज़ से सॉल्व हो जाते हैं।
और CLI टूलिंग, जिस तरह हमारे पास एंगुलर में हमारे पास एक बहुत एक्सटेंसिव CLI टूलिंग है जिसमें हम लोग सारे कंपोनेंट्स और सब कुछ हम लोग उसी से बना लेते हैं CLI से ही। सेम हमें Nest.js भी प्रोवाइड करता है। तो हमारे जितने भी Nest.js के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो सब हम लोग CLI से जनरेट कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जितना भी बॉयलर प्लेट कोड होता है एंड एवरीथिंग एल्स, वो हमारी एक सिंगल कमांड से ही जनरेट हो जाता है। और यूजिंग CLI हम अपनी एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप करते हैं एंड एवरीथिंग एल्स जो भी बिल्ड करना है, हमें प्रोजेक्ट को रन करना है, तो नेस्ट की अपनी भी कमांड्स हैं विद द CLI। थर्ड हमारे पास यहाँ पे टाइप ORM की सपोर्ट लिखा हुआ है, बट Nest.js itself supports other ORMs as well. टाइप ORM is very famous और usually ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं। That's why we included type ORM over here. ORM सपोर्ट हमारे पास है तो उसकी वजह से हमारे पास जितने भी डेटाबेस से रिलेटेड काम होते हैं वो हम डेवलपर के लिए बहुत ईजी हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रेमवर्क्स जहाँ पे ORM की सपोर्ट नहीं होती, जहाँ पे फिर आपको सारी क्वेरी ऑप्टिमाइजेशंस और कंप्लीट SQL क्वेरीज मिनिमल से लेके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सारी डेवलपर को खुद ही लिखनी पड़ती है। सो ORM सपोर्ट हेल्प्स अस विद दैट एज वेल। सेकंड हमारे पास माइक्रो सर्विसेज की सपोर्ट। माइक्रो सर्विसेज की सपोर्ट हमारे पास कैसे है, वो अगेन वैसे ही कि हमारे पास GraphQL की, वेब सॉकेट्स की, gRPC, MQTT, इस तरह के और भी जो हमारे पास टूल्स होते हैं या फैसिलिटीज हैं उनकी प्रॉपर सपोर्ट है Nest.js के अंदर। सो यूजिंग दैट वी कैन क्रिएट माइक्रो सर्विसेज स्टैंडअलोन। अदर देन दैट हमारे पास Nest.js में टेस्टिंग की सपोर्ट बाय आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है हमें। जस्ट इसके साथ हमारे पास कॉन्फ़िगर्ड होता है। सो व्हेनेवर यू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट विद द CLI कमांड, हमारे पास उसमें टेस्टिंग की चीज़ें ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड आती हैं। और हम बाकी भी चीज़ें टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स यूज़ कर सकते हैं, बट जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल या एनी थॉट दैट दे वांट टू शेयर? You guys can just unmute and ask if you want to ask anything. So if not, we can proceed. Now we'll talk about some essential concepts in Nest.js. Okay, Nest.js में हमारे पास कुछ building blocks हैं जिस तरह हमारे पास Angular में होते हैं। मैं Angular की बार-बार एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ because ये it resembles to that a lot. So हमारे पास again जो building blocks में आ जाते हैं, हमारे पास कंट्रोलर्स आ जाते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट Angular में components होते हैं, UI components होते हैं, इसमें हमारे पास controllers होते हैं। हमारे पास कंट्रोलर्स होते हैं। वी हैव द प्रोवाइडर्स, वी हैव सर्विसेज, वी हैव मॉड्यूल्स एंड वी हैव मिडलवेयर्स। सो दीज आर सम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ Nest.js जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। सो स्टार्टिंग विद मॉड्यूल। Nest.js में मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल इज बेसिकली अ प्लेस जहाँ से हम लोग अपनी एप्लीकेशन को बूट स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग अपनी जितने भी दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करते हैं और यहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। दीज आर बेसिकली लॉजिकल पार्ट्स ऑफ योर एप्लीकेशन। हम जो एक मॉड्यूलर अप्रोच की बात करते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन के जो भी मॉड्यूल्स होते हैं वो इस तरह होते हैं और हर एप्लीकेशन में एक रूट मॉड्यूल लाजमी होता है। विदाउट सिंगल मॉड्यूल एप्लीकेशन काम नहीं कर सकती। सो हर एप्लीकेशन में कोई ना कोई एक मॉड्यूल होगा एंड रूट मॉड्यूल जो होता है वो हमारे पास ऐप मॉड्यूल होता है जिसमें हम लोग बाकी मॉड्यूल्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं या इटसेल्फ उसके अपने कंट्रोलर्स या प्रोवाइडर्स को बता रहे होते हैं। सो नेस्ट इसको कैसे यूज करता है? नेस्ट इसको ऐसे यूज करता है कि इसके अंदर जो हमने पूरा डेटा स्ट्रक्चर बताया हुआ होता है वो उसको रिजॉल्व करता है उन मॉड्यूल्स को, और जो भी प्रोवाइडर के रिलेशनशिप्स हैं या जो डिपेंडेंसीज हैं उनको इंजेक्ट करता है एज दे आर रिक्वायर्ड। ठीक है। सो
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास कंट्रोलर है, अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ Nest.js। कंट्रोलर बेसिकली एक जो इसका बेसिक पर्पस है वो इज टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड रिक्वेस्ट। ठीक है, सो कंट्रोलर यहाँ पे हमारे पास ईच कंट्रोलर रिप्रेजेंट्स पाथ टू योर सर्वर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक कस्टमर्स या कैट्स का हमारे पास एक पाथ है हमारी एप्लीकेशन में, जिसमें हम लोग बोलते हैं बेस पाथ के बाद हमारे पास आता है फॉर एग्जांपल कैट्स, सो दैट विल रीडायरेक्ट टू दस। सो हमारे पास कोई भी कंट्रोलर, द नेम विद व्हाट द कंट्रोलर इज जनरेटेड, दैट बिकम्स अ पाथ। सो हमारे पास इसमें एप्लीकेशन के राउट्स या एंड पॉइंट्स इन कंट्रोलर्स से डिफाइन होते हैं। सो इफ आई हैव अ एंड पॉइंट ऑफ यूजर्स, then I'll have a controller of users. So this controller will receive all the requests regarding that specific entity. We are talking about users, तो वो users की जितनी भी request आएंगी वो इस controller से होके जाएंगी। So this controller will receive all the requests and respond as well. So controller basically represents the endpoints, जो एक very basic से इसका function है। देन हमारे पास नेक्स्ट चीज जो आती है, बिफोर मूविंग टू प्रोवाइडर, क्या कोई हमारे पास सवाल है रिगार्डिंग मॉड्यूल और कंट्रोलर? ओके यार, आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो ये प्रेजेंटेशन तो अगले 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगी। अच्छा, हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ श्योर श्योर, यस। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि अभी आपने कंट्रोलर जैसे बताया ना, जैसे कंट्रोलर भी कैट है, जिस तरह हम एंगुलर में सेलेक्टर यूज करते हैं फॉर कंपोनेंट्स, सेलेक्टर के अंदर जो भी हम वैल्यू देते हैं उसको हम कहीं पर भी अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, ऐसे ही। तो इसी तरह नेस्ट के अगर हम देखा जाए तो नेस्ट में कैट सामने लिखा हुआ है @डेकोरेटर के साथ कैट, तो कैट की मदद से हम इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं अपने पूरी एप्लीकेशन में। नहीं, इधर देखो, मैंने एज आई सेड के कंट्रोलर हमारे पास यहाँ पे ना हमारे एंड पॉइंट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। सो कैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स एंड पॉइंट टू योर सर्वर, जो कि जहाँ से आपको कैट्स की आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो ये कैट्स हमारे पास, मैंने Nest.js के उससे स्क्रीनशॉट खींचा है, तो आई डोंट नो दे आर बिल्ली वाला कैट या फिर कस्टमर्स का शॉर्ट फॉर्म लिखा है उन्होंने। सो हमारे पास जितने भी एंड पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस कैट एंटिटी होंगे वो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक एंड पॉइंट एक्सपोज कर रहे होते हैं विद द यूज ऑफ कंट्रोलर। ओके, आई होप दैट आंसर्स। बेसिकली ये क्या आपकी क्लास का नाम कैट की जगह डॉग कंट्रोलर हो सकता है, लेकिन क्योंकि डेकोरेटर कैट्स है तो वो सर्व एंड पॉइंट कैट्स पे ही होगा, तो ये यूआरएल डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली। So let's proceed. Okay, हमारे पास प्रोवाइडर्स आते हैं। सो अब हमारे पास लेट्स टॉक अबाउट अ बिट मोर अबाउट कंट्रोलर। अब कंट्रोलर पे जब हमारे पास एंड पॉइंट एक्सपोज होता है तो each endpoint will return some data or fetch some data and then save it somewhere या अपडेट करेगा। सो उसके लिए जो हम लोग हमारी डिपेंडेंसीज होती हैं, जो हम सर्विसेज यूज कर रहे होते हैं, वो हमारे प्रोवाइडर्स कहलाते हैं। लाइक वी प्रोवाइड दैट सर्विस टू द कंट्रोलर। सो प्रोवाइडर का जो मेन मकसद होता है वो टू प्रोवाइड सम सर्विस एंड इट एक्ट्स एज अ डिपेंडेंसी टू द कंट्रोलर। तो हमारे कंट्रोलर की जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी दे आर मोर लाइकली टू बी अ प्रोवाइडर। बेसिकली प्रोवाइडर से हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप्स जनरेट होते हैं। जैसे अगर आप हम दोबारा से अपनी कंट्रोलर वाली स्लाइड पे जाएं तो यहाँ पे यू कैन नो, ओके यहाँ पे नहीं हुआ हुआ इंजेक्ट, हम आगे देखेंगे। आई डोंट नो मेरा सिस्टम इतना हैंग क्यों हो रहा है। सो अब ये कैट सर्विस बेसिकली हम लोग अपने कंट्रोलर में इंजेक्ट करेंगे और पोस्ट की रिक्वेस्ट में हम लोग ए फंक्शन यूज कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल क्रिएट का। सो दिस विल बी इंजेक्टेड इनटू कंट्रोलर और वहाँ पे हम लोग फिर इसकी फंक्शनैलिटीज को हम लोग यूज कर रहे होंगे। So providers are basically relationship between controllers and it provide data to that.
अब हमारे पास प्रोवाइडर्स बहुत सारे किस्म के होते हैं और प्रोवाइडर बेसिकली डिपेंडेंसी को शो कर रहा होता है, तो हम लोग इसमें कस्टम प्रोवाइडर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब कस्टम प्रोवाइडर्स हमें क्यों ज़रूरत पड़ सकती है? कस्टम प्रोवाइडर्स की हमें ज़रूरत ये पड़ सकती है क्योंकि हर बार हम लोगों ने कोई एक सर्विस इंजेक्ट नहीं करनी, कहीं पे हमने कोई एक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है इंजेक्ट करनी हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे हमने अपनी अपने डोमेन की बेस पे हम लोगों ने अपनी एनवायरनमेंट को अपडेट करना हो, या हमने अपने एनवायरनमेंट की बेस पे कोई हम लोगों ने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमें चेंज करने हो या वो हो, तो ऐसे केसेस में हमें कुछ कस्टम प्रोवाइडर्स बनाने पड़ते हैं। द वेरी बेसिक आइडिया ऑफ द वेरी बेसिक यूज इज आप कोई क्लास बनाएं सर्विस की और उसको आप बाकी कंट्रोलर्स को प्रोवाइड कर दें। बट इसके अलावा केसेस होते हैं जिनके बारे में हम लोग जहाँ पे हम लोग कस्टम प्रोवाइडर्स यूज कर रहे होते हैं। कस्टम प्रोवाइडर्स में हमारे पास वैल्यू प्रोवाइडर्स होते हैं, हमारे पास क्लास प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि यूज वैल्यू, यूज क्लास या यूज फैक्ट्री, जो हमारे पास फैक्ट्री प्रोवाइडर्स होते हैं। इनके साथ साथ हमारे पास कुछ मजीद कस्टम प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि नॉन क्लास बेस्ड होते हैं या नॉन सर्विस बेस्ड प्रोवाइडर होते हैं। ये वाले प्रोवाइडर्स दे आर बेसिकली denoted by some tokens or some names जिसकी बेस पे ये कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स कोई डिपेंडेंसी रिटर्न कर रहे होते हैं। So we'll go through these one by one. First, value provider. So you can see over here हमारे पास एक provider है जिसको हम लोगों ने अपने मॉड्यूल में डिफाइन किया हुआ है, जो कि wherever ये डिपेंडेंसी इंजेक्ट होगी तो वो इस कनेक्शन का नाम लेगा। So we will talk about dependency injection in detail, but to give you the idea कि हमारी कोई भी क्लास है और वो किसी डिपेंडेंसी पे रिलाई करती है तो वी हैव टू इंजेक्ट दैट। अब ये पूरी कहानी होती क्या है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन अ बिट, बट टू गिव यू द आइडिया, अब अगर ये प्रोवाइडर हमें किसी भी क्लास में या किसी भी प्रॉपर्टी पे इंजेक्ट करना है तो हम वी आर यूजिंग दिस नेम और ये नेम की बेस पे एक वैल्यू यूज हो रही है। सो दिस होल प्रोवाइडर इज बेसिकली अ वैल्यू प्रोवाइडर और ये टोकन की बेस पे या किसी भी नेम की बेस पे एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी। यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस की कनेक्शन की वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे हमारे पास किसी डोमेन की कोई बेस URL हो सकता है हमारे पास, और थिंग्स लाइक दैट जो भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस होती है। हमारे पास फायरबेस की कॉन्फ़िग की हो सकती है या व्हाटएवर वी आर यूजिंग। क्लास प्रोवाइडर हमारे पास इस तरह का आता है कि हम बेस्ड ऑन सम कंडीशन हम अपनी कोई क्लास बेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है कॉन्फिग सर्विस की, ठीक है। दिस सर्विस प्रोवाइड्स अस विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। सो बट ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी किसी कंडीशन की बेस पे होगी, इस तरह होगी, तो वी यूज दिस यूज क्लास और हम लोग जो भी हमारी कंडीशन है या जो भी हमारी स्टेटमेंट है उसके रिजॉल्व होने की बेस पे हम जो भी कंडीशन ट्रू होती है उसकी एक क्लास रिटर्न कर देते हैं। सो यहाँ पे इफ यू सी पीछे हम लोग डायरेक्ट दे रहे थे और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा डायनेमिक कर दिया। हमारी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें डायनेमिक रिजल्ट चाहिए होता है या डायनेमिक हमारी डिपेंडेंसी होती है, तो दैट केसेस कैन बी catered with this solution. So this is a class provider और फैक्ट्री प्रोवाइडर इज बेसिकली जहाँ पे हमने अगेन हम लोगों ने इस तरह के कोई डायनामिक वो बनाने हैं। सो क्लास में और फैक्ट्री में जो एक डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस ये है कि क्लास प्रोवाइडर विल ऑलवेज रिटर्न क्लास, हमारी सर्विस क्लास होगी, इस तरह की कोई क्लास होगी जो कि वो प्रोवाइड कर रही होगी। बट फैक्ट्री प्रोवाइडर में इट्स डिफरेंट, वी कैन प्रोवाइड कॉन्फ़िगरेशन, वी कैन प्रोवाइड ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास या इस तरह की कोई भी चीज हम लोग फैक्ट्री प्रोवाइडर से रिटर्न कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास प्रोवाइडर्स की बात हुई थी। अब हमारे पास दो प्रोवाइडर और थे जिसके एग्जांपल शो नहीं हुई भी। एक था नॉन क्लास बेस्ड प्रोवाइडर टोकन्स। सो दिस एग्जांपल ऑफ वैल्यू प्रोवाइडर फुलफिल्स द आइडिया ऑफ नॉन क्लास बेस्ड प्रोवाइडर टोकन्स। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास
बेसिकली ये जो हमने कनेक्शन इज अ टोकन, हमने एक टोकन दिया कि ये टोकन जब भी यूज होगा कि उसके रिस्पॉन्स पे हमने एक वैल्यू रिटर्न करनी है। सो इस तरह के जितने भी प्रोवाइडर्स होते हैं दे आर बेसिकली नोन एज नॉन क्लास बेस्ड प्रोवाइडर टोकन्स। ठीक है, व्हेन यू आर वर्किंग विद नेस्ट.js तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं जहाँ पे हम लोगों ने कोई इस तरह के टोकन बेस्ड हम लोग वो करते हैं, डिपेंडेंसीज इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि नॉट एवरी टाइम हमारे पास जो डिपेंडेंसी होगी वो एक क्लास होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। सो नेक्स्ट हमारे पास थी नॉन सर्विस बेस्ड प्रोवाइडर्स। तो जो हमारे पास फैक्ट्री प्रोवाइडर था दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन सर्विस बेस्ड। यहाँ पे हमारे पास जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा कोई सर्विस रिटर्न हो रही हो। सो दिस काइंड ऑफ प्रोवाइडर इज आल्सो नोन एज नॉन सर्विस बेस्ड प्रोवाइडर। यहाँ पे हमारा कोई क्वेश्चन है किसी का भी, सिंस वी हमने प्रोवाइडर को कंप्लीट कर लिया। So फैजान, रिगार्डिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन, क्या हम जी कोई सिंगलटन इंस्टेंस इंजेक्ट कर सकते हैं जी बिल्कुल, क्लास का? डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे अभी हम बात करेंगे आफ्टर वन मोर स्लाइड। सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और उससे पहले कुछ टॉपिक्स थे जिनमें प्रोवाइडर्स का होना जरूरी था, इस वजह से भी ऐड दिस फर्स्ट। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, सो उस वक्त आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। श्योर। अच्छा, मेरा मेरा एक क्वेश्चन है। जी अगर मुझे किसी रिक्वेस्ट को वैलिडेट करना है तो क्या वो वैलिडेशन भी यहीं पे होगी? इसके अलावा अगर चेक करना है उसकी ऑथराइजेशन के ये लेजिटिमेट यूजर है या नहीं है, तो वो भी क्या मैं फैक्ट्रीज में करूंगा या उसके लिए कुछ हमारे पास? नहीं, देखें, ये जो प्रोवाइडर्स है दे आर बेसिकली टू प्रोवाइड सम डिपेंडेंसी टू अदर क्लासेस। ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं दैट इज ऑथराइजेशन, या फिर जो हमारे गार्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, वो आप किसी ना किसी सर्विस क्लास के अंदर यूज कर रहे होंगे। आपके ऑथेंटिकेशन की कोई एक सर्विस क्लास होगी और वो यूज कर रहे होंगे। बट यहाँ पे आप क्या काम कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपके पास अगर एक्स डोमेन से आया है तो आपके पास ऑथेंटिकेशन की जो सर्विस है वो कोई और सी यूज हो रही है, और अगर वाई डोमेन से आया है तो आपकी ऑथेंटिकेशन की सर्विस कोई और यूज हो रही है। तो वो जो चीज है जो आपने ये वाली हैंडलिंग करनी है कि डायनेमिक हमारे पास सर्विस क्लास आ रही है, वो आप इधर इधर यूज कर रहे होंगे। बट वो जो पूरी एक हमारी प्रोग्रामिंग होगी रिगार्डिंग ऑथेंटिकेशन, और वो तो किसी सर्विस के अंदर होगी। जैसे हमारे सही। पास मिडिलवेयर में हो सकती है, गार्ड में हो सकती है। बिल्कुल, जैसे अच्छा, हमारे पास यहाँ पे लेट्स गो से अहेड। मुझे रोल चेक करना है। अगर लेट्स से अगर यूजर स्टूडेंट है या कोई और है, तो उसकी यूजर की क्लास मतलब स्टूडेंट की क्लास आ जाए, या अगर उसका रोल कोई और डिफरेंट है, तो वो भी काम यहाँ पे या वो भी सर्विसेज में? देखें, अगर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की, जैसे आप बोल रहे हैं कि यूजर की स्टूडेंट की क्लास में हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनैलिटीज हैं और टीचर की क्लास में डिफरेंट है। ठीक है, हम लोग एक ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं, तो उस बेस पे हम लोग यहाँ पे वी कैन, और हमारे पास कोई कंट्रोलर है जो कि उस क्लास को की डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो रोल चेक करके उसको रोल की बेस पे कोई दूसरी डिपेंडेंसी दे सकते हैं। सही है, हमारा कंट्रोलर है यूजर का। ठीक है, और यूजर की जितनी भी नीचे एंड पॉइंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं यूजर के रोल पे। ठीक है, और यूजर की कंट्रोलर में हमने कोई यूजर की सर्विस को इंजेक्ट करना है या डिपेंडेंसी इंजेक्ट करनी है, तो वो हमारे पास अब रोल की बेस पे डिपेंडेंसी डिफरेंट हो रही है, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यूज क्लास में हमने कर लिया कि हमने यहाँ पे यूजर का रोल चेक कर लिया, अगर स्टूडेंट का रोल है तो हमने उसको स्टूडेंट की क्लास दे दी, सर्विस दे दी, अदरवाइज हमने टीचर की सर्विस दे दी। सही, शुक्रिया। सही, मैं कुछ सो ऐड इट करना कैन बी चाहूँगा डन इसमें। इन बोथ। आप सर्विस क्लास में भी यूज कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो, बट आई वुड से कि अगर आपका इतना मॉड्यूलर काम है। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ इस वक्त थोड़ी सूरत हाल ये है कि चीज़ें जो ना अभी हमने डिस्कस करना शुरू की हैं और थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो क्या कहेंगे उसको, कंफ्यूजन थोड़ा सा हो गया है। तो यही कंफ्यूजन ही है बेसिकली जिसकी वजह से नेस्ट जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट फ्रेमवर्क यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसमें जो है वो हाई लेवल कंस्ट्रक्ट या सेमेंटिक्स बहुत हैं।
अब इसमें जो अहम चीज़ जो है ना इसकी वो ये है कि इसका लर्निंग कर्व स्टीप है थोड़ा सा, और इसका डेवलपमेंट जो है ना वर्क आसान है, यानी इसको डेवलपमेंट करना बहुत आसान है, इस पर काम करना, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है। लेकिन उससे पहले आपने सारी चीज़ें समझनी होती हैं। अभी आपने जो सवाल किया इसका जवाब जो है वो शायद आपको इस प्रेजेंटेशन में ना मिले, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो उस वक्त आपको मिल सकता है उसमें, क्योंकि आपके पास मुख्तलिफ टूल्स हैं। अब किस टूल से आपने क्या काम करना है ये आपको पता चलेगा जब आप सारे टूल्स से अवेयरनेस हासिल कर लेंगे, और उसके बाद आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर आपको डिसाइड ये करना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा टूल जो है वो बेहतरीन है। और हो सकता है इनिशियली आप टूल गलत यूज़ कर लें, लेकिन कोई मसला नहीं है, आपका काम होगा। और फिर वक्त के साथ साथ आप सीखेंगे कि कौन सा इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए सबसे बेहतर टूल कौन सा है। तो टूल्स से मुराद वही है जो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं नेस्ट के, ये बेसिकली टूल्स हैं कि आपने इस पार्टिकुलर सिचुएशन में कौन से वाला लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट यूज़ करना है। सही है। फैजान आई थिंक ड्रॉप हो गया, ऑफिस में था वो। जब तक फैजान आ रहे हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा और हाँ डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन इसमें ना जिन जिन लोगों को डिपेंडेंसी इंजेक्शन का आइडिया नहीं है, जिन्होंने एंगुलर पे काम नहीं किया हुआ, उनको थोड़ी सी ना कंफ्यूजन हुई होगी इस वक्त। वो कंफ्यूजन की रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक आपने नोट किया होगा कि इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो सर्विस प्रोवाइडर में जो सर्विस बनाई गई थी या जो फैक्ट्रीज बनाई गई थी उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री का काम बेसिकली यही है, प्रोवाइडर्स का काम यही है कि उसको आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आज़ाद कर देता है। ना आपको उसको इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, ना आपको एक्सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। अब इशू ये है कि एक्सपोर्ट जब हम करते हैं ना तो एक्सपोर्ट हम मल्टीपल वे से कर सकते हैं। हम एक कांस्टेंट वैल्यू भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम एक क्लास भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम एक फंक्शन भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब वो फ्लेक्सिबिलिटी को इस हैंडल करने के लिए कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन को मालूम हो कि किस किस्म का एक्सपोर्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो फिर उन्होंने मल्टीपल टाइप्स की प्रोवाइडर्स बना दिए कि भाई ये वैल्यू के लिए आप ये यूज़ कर लें, क्लास के लिए आप ये यूज़ करें, और अगर कोई फंक्शन है तो उसके लिए आप ये यूज़ करें। तो जो फैक्ट्री की बात कर रहे थे वो फैक्ट्री बेसिकली एक फंक्शन है। उससे मराद ये है कि जब भी आप उसका प्रोवाइडर लेंगे तो वो उस फंक्शन को कॉल करके जो रिटर्न आएगा वो आपको दिया जाएगा। जबकि क्लास में ऐसा नहीं होता, क्लास जो है वो सिंगलटन होगी, उसका एक जहाँ पर आप उसको इंजेक्ट करेंगे वहाँ पर उसको सिंगल इंस्टेंस मिलेगा, उसी को बार बार यूज़ किया जाएगा। सही। किसी और का कोई क्वेश्चन है? हाँ, इसमें मेरा सवाल है कि अगर मैं चाहता हूँ कि हर रिक्वेस्ट में मुझे नया इंस्टेंस मिले तो उसके लिए कोई सपोर्ट है? हाँ, उसके लिए सपोर्ट है। देखें अभी तक हमने जहाँ जहाँ आपने देखा होगा कि हमें हमें दो काम करने होते हैं। एक काम ये है कि हम उस स्पेसिफिक प्रोवाइडर को डिफाइन करते हैं और फिर किसी मखसूस मॉड्यूल के अंदर उसको हम इंजेक्ट करते हैं। तो जहाँ हमने मॉड्यूल के अंदर इंजेक्ट किया ना तो हम उसको कंट्रोलर के अंदर भी इंजेक्ट कर सकते हैं। जब हम उसको कंट्रोलर के अंदर इंजेक्ट कर देंगे तो फिर वो मॉड्यूल लेवल पे इनिशियलाइज तो हो रहा है, उसके साथ साथ वो कंट्रोलर लेवल पे भी इनिशियलाइज हो जाएगा, तो फिर आपको एक नया इंस्टेंस मिलेगा। Really sorry guys, मेरा my laptop died, पता नहीं क्यों। So we were talking about कि हम लोग दोनों काम कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं उधर भी कर सकते हैं। I hope आपका मैंने आंसर का जवाब दे दिया हो। सही है। फैजान, इमरान भाई ने एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह। ओके, आगे मूव कर, मिडिल वेयर पे आ जाओ। जी। So अच्छा, हमारे पास जिस तरह हमारे पास एक्सप्रेस जेएस में मिडिल वेयर हम लोग पूरा सेटअप करते थे, इस तरह हमारे पास नेस्ट जेएस में मिडिल वेयर की बिल्कुल अलग से सपोर्ट है। और नेस्ट अपना एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है मिडिल वेयर के लिए, जिसको हम फॉलो करते हैं सो दैट हमारा मिडिल वेयर एक प्रॉपर आर्किटेक्चर को फॉलो करे। अगेन इसमें हमारे पास एक्सेस होता है हमारी रिक्वेस्ट और रिस्पांस के ऑब्जेक्ट्स पे, और हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन होता है जो कि बेसिकली एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाता है। दैट कैन बी आइदर अनदर मिडलवेयर या हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के लिए। सो यहाँ पे हम लोग अपने रिक्वेस्ट गार्ड्स लगा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं कि इफ द रिक्वेस्ट इज ऑथेंटिकेटेड और नॉट, और जो कोई भी रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट को हमने अपडेट करना है या एनीथिंग लाइक दैट, जो कि रिक्वेस्ट के प्रोसेस होने से पहले हमने उस पर कोई ऑपरेशन करना है, सो दैट कैन बी डन इन दैट। सो नेस्ट में जो मिडलवेयर्स बाय डिफॉल्ट यूज हो रहे होते हैं वो एक्सप्रेस के ही होते हैं, बट यू कैन यूज फास्टिफाई के भी हम लोग इसमें कर सकते हैं मिडलवेयर यूज। उसके लिए हम लोग जब अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को
फास्टिफाई की वो यूज करनी पड़ेगी, जो भी हम लोग उसको मॉड्यूल दे रहे होते हैं। मिडिलवेयर कंज्यूमर हमारे पास होता है। मिडिलवेयर कंज्यूमर क्या है? यहाँ पे मिडिलवेयर कंज्यूमर हमारे पास, हमने कोई भी मिडिलवेयर बनाया है तो उसको हम कहीं ना कहीं कंज्यूम भी कर रहे होंगे, तो उसको किस तरह कंज्यूम करना है, मिडिलवेयर कंज्यूमर हमें उसके लिए हेल्प करता है। तो इट्स बेसिकली अ हेल्पर क्लास जिसमें हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि हम लोग कुछ स्पेसिफिक राउट्स के लिए हो या ग्लोबली हो, इस तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। या हमें मिडिलवेयर को चेन करना है तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप ये एग्जांपल देखें स्क्रीनशॉट की, सो यहाँ पे हम लोगों ने एक मिडिलवेयर बनाया था जो कि एक लॉगर का मिडिलवेयर है, और वो हम लोग कैट्स के राउट्स के लिए इनेबल कर रहे हैं। तो अप्लाई का फंक्शन है, फॉर राउट्स है, इस तरह के जितने भी हेल्पर फंक्शंस हैं वो हमारे पास इस मिडिलवेयर कंज्यूमर के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। यहीं पे हम लोग मिडिलवेयर्स की चेन कर रहे होंगे, तो जो नेक्स्ट वाली जो हमारा फंक्शन होगा दैट विल प्रोसीड द रिक्वेस्ट टू द चेन एज रिक्वायर्ड। ठीक है, मिडिलवेयर से रिलेटेड कोई सवाल? ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं, और अब जिस चीज़ के बारे में हम इतने देर से बात कर रहे थे हम उसके बारे में, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन बेसिकली इट्स बेसिकली इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल की एक हमारे पास टेक्निक है। और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? बेसिकली हम लोग जो कंट्रोल का फ्लो है उसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और चीज़ को दे देते हैं। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी क्लास है तो हमें उसमें किसी और डिपेंडेंसी को यूज करना है, तो वी मेक ऑब्जेक्ट ऑफ दैट। हम वहाँ पे एक उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, या फिर हम लोग उसको किसी तरह इनहेरिट करते हैं। सो उस चीज को हम लोग अलग करने के लिए कि हमारे जो कंट्रोलर क्लास है या हमारी सर्विस क्लास है या एनी क्लास, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएशन से हट जाए, उसका काम सिर्फ यूटिलाइजेशन पे हो या कंज्यूम करने पे हो, उसका काम इनिशिएट करना ना हो। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कोर जो आइडिया है वो यही है कि हमारे पास जो इनिशिएशन है वो हमारी हट जाती है फ्रॉम द कंज्यूमर क्लास। सो इसको अगर मैं इस तरह ब्रेक डाउन करूँ तो हमारे पास इसमें तीन स्टेप्स होते हैं। एक हमारे पास क्लाइंट क्लास है जो कि किसी भी डिपेंडेंसी को यूज कर रही है। एक हमारी इटसेल्फ उस डिपेंडेंसी की क्लास, ठीक है। जो हमारे पास थर्ड पार्ट होता है वो हमारे पास जिसको हम लोग IOC कंटेनर भी कहते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द डिपेंडेंसी। और जो क्लाइंट को एक डिपेंडेंसी का ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो ये IOC कंटेनर हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, अब IOC कंटेनर का काम क्या होता है? IOC कंटेनर का काम सिंपल ये होता है कि जब भी हमारी एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप हो रही है तो ये इस तरह की तमाम डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करता है और जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं उनको रिजॉल्व करता है, और उन ऑब्जेक्ट्स के लाइफ टाइम को और उनको कब डिस्ट्रॉय करना है, कब क्रिएट करना है, ये सारा काम इस कंटेनर का है। अब ये इन नेस्ट में ये IOC कंटेनर बाय इंटीग्रेटेड होता है। व्हाट आई मीन टू से इज नेस्ट में ये इटसेल्फ होता है, हमें इसके साथ कुछ नहीं करना होता। हमारा काम सिर्फ ये होता है कि हम लोगों ने अपनी डिपेंडेंसी क्लासेस बनानी है और हमने अपनी कंट्रोलर क्लासेस बनानी है जो कि इन डिपेंडेंसीज को यूज कर रही है। सो जो भी इनिशियलाइज करने का जो भी बॉयलर प्लेट कोड होता है उस सब से और उस सब ओवरहेड से डेवलपर बच जाता है, ठीक है। और उसकी जो हम लोगों को सारी मेंटेनेंस होती है या फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, इन तमाम चीज़ों से डेवलपर का काम हट जाता है। और हमारी जो क्लासेस होती हैं वो बहुत लूजली कपल्ड हो जाती है। हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग कपल्ड आर्किटेक्चर होता है वो ब्रेक हो जाता है और हमारे पास क्लासेस लूजली कपल्ड, ठीक है। अच्छा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारे पास टोटल 3 टाइप्स की होती है। एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन होती है जो कि हम लोग अभी पिछली सारी जगह देखते हुए आ रहे थे कि हम लोग अपने कंट्रोलर में के कंस्ट्रक्टर में डिपेंडेंसी इंजेक्ट करते थे। इस तरह की जो इंजेक्शंस होती है वो हमारे पास सिंगलटन इंजेक्शंस ही होती है, ठीक है। सो जो सवाल पूछा था उसका जवाब यही है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन में मोस्टली सिंगलटन ही यूज हो रहा होता है, ठीक है।
और इसमें हम मजीद कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सिंगलटन से हटके भी कर सकते हैं, बट वो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट उसकी फिर नीड भी वैसी होनी चाहिए। अननेसेसरी उससे बचने के लिए ही हम ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंट्रोड्यूस हुई थी। सेकंड हमारे पास सेटर या फिर प्रॉपर्टी इंजेक्शन होती है। ये हम लोग कंस्ट्रक्टर लेवल पे नहीं कर रहे होते, किसी एक प्रॉपर्टी की बेस पे कर रहे होते हैं। सो कंसिडर अ कंट्रोलर जो कि आपकी बहुत सारी सर्विसेज यूज करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूजर की एक कंट्रोलर है, वो आपका ऑथेंटिकेशन भी यूज कर रहा है, वो आपकी यूजर की इटसेल्फ एक सर्विस है उसको भी यूज कर रहा है, वो पेमेंट की या फिर इस तरह की कोई सर्विस है या हेल्पर सर्विसेज है वो इनको भी यूज कर रहा है। जब हमारे पास इतनी सारी सर्विसेज आ जाती है ना, उस टाइम पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ना एक बहुत ही मैसी हो जाती है या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वहां पे हम लोग अपनी प्रॉपर्टी इंजेक्शन यूज करते हैं। हम लोग वहां पे जिस तरह हम लोग अपना एक प्रॉपर्टी बनाते हैं उस कंट्रोलर में, और प्रॉपर्टी लेवल पे हम लोग वो डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। इंटरफेस इंजेक्शन एज अगेन हम लोग क्लास लेवल पे इंटरफेस को इंजेक्ट कर देते हैं टू टू फॉलो दैट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल, ये हमारे पास एक बिल्कुल से बेसिक सी एग्जांपल है जहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर रहे हैं। हमारे पास कैट्स का एक कंट्रोलर है और उसमें कैट्स की सर्विस की इंजेक्शन हो रही है। सो दिस प्राइवेट कैट सर्विस का जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है, तो इट डज टू थिंग। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना भूल गया था कि हमारे पास DI लाइफ साइकिल में 3 पार्ट्स होते हैं। हम लोग रजिस्टर करते हैं, हम लोग रिजॉल्व करते हैं और हम लोग डिस्पोज करते हैं। ठीक है। सो रजिस्टर हम लोग जो मॉड्यूल्स में जो हम लोग अपने प्रोवाइडर्स को बता रहे होते हैं या इंपोर्ट कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, दैट्स आर रजिस्टर। रिजॉल्व का पार्ट जो होता है वो ये वाला पार्ट होता है जहाँ पे हम लोग प्राइवेट कैट सर्विस कर रहे हैं। तो हमारा जो IOC कंटेनर होता है वो यहाँ पे उस इंजेक्शन को रिजॉल्व कर रहा है। प्राइवेट कैट सर्विस से हमारे पास यहाँ पे उस कैट सर्विस का ये हमें एक ऑब्जेक्ट दे देगा। तो यहाँ पे वो डिपेंडेंसी रिजॉल्व हो जाएगी और डिस्पोज वंस हमारी कंट्रोलर डिस्ट्रॉय होगा या हमारी एप्लीकेशन बंद होगी तो वहां पे वो उसको डिस्पोज कर देगा। ठीक है। तो ये हमारी बिल्कुल एक बेसिक सी एग्जांपल है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की। यहाँ पे हमारे पास एक मजीद है जहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी इंजेक्शन कर रहे हैं। प्रॉपर्टी इंजेक्शन अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्विस है जहाँ पे हम लोग HTTP क्लाइंट को यूज कर रहे हैं। अगेन जो मैंने एग्जांपल दी थी कि हमारे पास एक यूजर की सर्विस है और हम वहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज यूज कर रहे हैं। तो अब ये HTTP क्लाइंट हम लोग उसी तरह कंटेनर में भी कंस्ट्रक्टर में भी डाल सकते थे, बट कंसिडर यहाँ पे हमारे पास और बहुत सारी है तो ये हमारे पास बहुत नीट हो जाएगा और इट विल बी वेरी क्लियर। सॉरी, थर्ड एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास जो हमने इनिशियली बात की थी नॉन सर्विस बेस्ड टोकन की, तो यहाँ पे एक वो है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कैट्स की एक रिपोजिटरी है जो कि हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन मांगती है। ठीक है। अब इस डेटाबेस कनेक्शन के लिए हमें सिर्फ कनेक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए, कनेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो यहाँ पे इस वजह से हमने एक टोकन से उसको इंजेक्ट किया। तो ये कोई क्लास नहीं है, ये बेसिकली एक कोई कॉन्फ़िगरेशन है, या ये इटसेल्फ कोई क्लास भी हो सकती है या कोई सर्विस भी हो सकती है। सो ये कुछ डिपेंडेंसी इंजेक्शन की एग्जांपल्स थी। सो यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो यू गाइस कैन आस्क नाउ। फैजान, इंटरफेस इंजेक्शन की वो एग्जांपल है आपके पास? इंटरफेस इंजेक्शन की मेरे पास कोई एग्जांपल करंटली नहीं है। आई ट्राई टू फाइंड वन बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही थी, तो उनको इस तरह आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता था। दैट्स व्हाई आई डिडंट इंक्लूड दैट। ओके। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे रिगार्डिंग सर्विस। जैसे कि एंगुलर में हमारी सर्विस जो होती हैं बेसिकली सिंगलटन ही होती हैं। उसमें जब हम एक प्रॉपर्टी पास कर देते हैं प्रोवाइडेड इन रूट, मतलब वो रूट लेवल पे आपकी एक्सेस हो रही होती है। बिल्कुल। तो इसमें हमें कोई ऐसी फंक्शनलिटी ऐड करनी पड़ती है कि पता लगे कि ये सर्विस रूट लेवल पे एक्सेस हो सकती है। बिल्कुल। इसका जो इसमें जैसे फॉर रूट है या फॉर क्लाइंट है, इस तरह की तमाम चीजें इसमें भी मौजूद हैं और ये भी बिल्कुल उसी तरह फॉलो करता है जिस तरह एंगुलर कर रहा होता है। तो अगर आप अपने किसी भी सर्विस को या किसी भी प्रोवाइडर को अपने ऐप मॉड्यूल में रजिस्टर नहीं करते, तो आप उसको स्पेसिफिकली उसके मॉड्यूल में जाके या वहां से आप स्पेसिफिक क्लाइंट को, जो हम लोग जिस तरह एंगुलर में करते हैं उस तरह बिल्कुल इधर भी कर सकते हैं।
Anyone else? Okay, so then we'll proceed. Okay, हम थोड़ा बहुत ORM के ऊपर बात कर लेते हैं. It's very detailed topic, but just to give an idea कि इसमें हम लोग डेटाबेस की या क्वेरीज की किस तरह हैंडलिंग कर रहे होते हैं. हम लोग ORM की थोड़ी सी मैंने पहले भी बात की थी. ORM इज बेसिकली हम लोग जो SQL को या हमारा SQL के जो डेटा टेबल्स होते हैं उनको हम अपने नेस्ट में अपनी क्लासेस में किस तरह मैप करते हैं या उनको किस तरह यूज करते हैं. ORM हमारी उस चीज में मदद करता है. तो इसमें हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं व्हाटएवर सूट्स यू, बट जो सबसे ज्यादा फेमस है वो टाइप ORM है. एंड व्हाट इट डज इज, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई यूजर का टेबल मेरे डेटाबेस में है और उसको मैंने अपने कोड में मैप करना है, तो ORM विल डू दैट फॉर मी. मैं अपनी एक रिपॉजिटरी बनाऊंगा उस एंटिटी की, यूजर की, दैट विल मैच द टेबल. अब उससे रिलेटेड मुझे जितनी भी क्वेरीज करनी है तो ORM विल हैंडल दैट. हमारी बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है. बट अगेन सारी क्वेरीज हमें ORM ही प्रोवाइड नहीं करता. आपको जब हमारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं जो कि बिल्कुल बेसिक सिनेरियो से हैंडल नहीं हो सकती, वहाँ पे हम लोगों को अपनी क्वेरी ही लिखनी पड़ती है. बट स्टिल जो भी हमारे पास SQL इंजेक्शंस के मसले होते हैं या फिर डेटा फिल्टरिंग के मसले होते हैं, दैट ऑल गेट हैंडल्ड थ्रू एन ORM. हमें उस डेवलपर के ऊपर से ना ये वाला ओवरहेड हट जाता है. तो इससे हमारा काम एक बहुत नीट भी हो जाता है और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी आ जाता है. एडवांटेजेस अगेन वही बात के हमारे पास डेटा टाइप्स की जो हमारे पास हमारे टेप उसमें है, नेस्ट में है या किसी और केस में है, वहाँ पे उसकी SQL डेटाबेस से जो मैपिंग है वो आसानी हो जाती है. कॉपी पेस्ट का ये मसला होता है इन आर केस PHP, इन आर केस Nest.js, इसको मैं बाद में सही कर दूंगा. अच्छा, ORM फ्रेमवर्क्स विल शील. अच्छा, अगेन हमारे पास SQL इंजेक्शन और इस तरह के जो भी मसले होते हैं ORM मोस्टली चीज़ों से हम लोग को ऑलरेडी बचा लेता है. क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन है, बेसिक क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज टोटली डन एंड विद ORM. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं. ये मैंने एक फॉर एग्जांपल हमारी एक फोटो की रिपोजिटरी हमने बनाई. हमारे पास कोई टेबल है डेटाबेस में जो कि फोटो से रिलेटेड है, तो ये उसको मैच करेगा. एंड दिस हम अब इस रिपोजिटरी को बेसिकली एक्सपोज करेंगे टू आवर कंट्रोलर्स और सर्विसेज. तो उसके लिए हमने एक प्रोवाइडर बनाया है यहाँ पे. ठीक है, अब इस प्रोवाइडर में इटसेल्फ हम देखें यहाँ पे एक इंजेक्शन कर रहे हैं डेटाबेस कनेक्शन की, और देन इस प्रोवाइडर को हम अगेन एक्सपोज कर रहे हैं बाकी सर्विसेज के लिए. तो अब यहाँ पे हमने इस सर्विस को हमने इस रिपोजिटरी को अपनी फोटो सर्विस में इंजेक्ट किया. अब यू कैन सी कि यहाँ पे एक क्लास बेस्ड नहीं है इंजेक्शन. यहाँ पे एक हमारे पास एक सिंपल प्रोवाइडर है जिसको हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉन क्लास बेस्ड टोकन वाली चीज थी, हम लोग यहाँ पे वो वाले इंजेक्शन यूज कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा, यहाँ तक हमारे पास कोई सवाल है? सर ये इसमें जो टाइप ORM है तो वो NoSQL को भी सपोर्ट करता है इसमें? बिल्कुल, NoSQL की टाइप ORM NoSQL को, यार इट्स गुड क्वेश्चन. मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है. इमरान भाई, इफ यू कैन आंसर दिस. इमरान भाई, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है. आवाज आपकी कम आ रही है. वैसे सपोर्ट करता है NoSQL. एग्जांपल दें. हाँ जी, ये बेसिकली मेरा भी यही कहना है कि ORM बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है. उस कॉन्सेप्ट NoSQL, PostgreSQL, MongoDB हर चीज के पीछे लगाया जा सकता है और फ्रेमवर्क्स कर भी रहे हैं. तो ऑब्वियसली NoSQL को सपोर्ट करता है ORM. मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि लेट्स से जैसे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं वो डिफरेंट डेटाबेसेस को सपोर्ट करते हैं, सही है. इसमें भी कुछ इसी तरीके से कॉन्फ़िगर, लेट्स से मैं MySQL या कोई और इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं MongoDB इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ. तो मैं जब यहाँ पे इसके मॉडल में जो रिलेशंस वगैरह जो चीज़ें लिखूंगा, तो क्या एग्जैक्टली वो मतलब जो इसके ORM के फंक्शंस हैं बिल्कुल उसी तरीके से लिखूंगा या NoSQL के लिए मुझे कुछ अलग से कुछ और करना पड़ेगा? देखें, अगर तो ये फ्रेमवर्क जो है जो जिसमें ORM सपोर्टेड है, अगर ये फ्रेमवर्क दूसरी
मैं डीबी सपोर्ट करता हुआ ना, तो फिर आप इसके फंक्शन यूज कर सकते हो ORM टाइप्स के। अगर वो नहीं करता तो फिर ऑब्वियसली सारा कुछ कस्टम करना पड़ेगा। अच्छा, नेस्ट जेएस, जी जी सॉरी, कंटिन्यू। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नेस्ट जेएस किस किस को सपोर्ट करता है, मतलब नेस्ट जेएस का जो आरएम लिखा गया है ये किन डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है यहाँ पे? अच्छा, Nest.js का इटसेल्फ Nest.js ORM नहीं है। Nest.js बेसिकली ओ सॉरी, ORM की सपोर्ट सॉरी, देता है। टाइप ओआरएम को तो यूज कर रहा है। हाँ, टाइप बिल्कुल। ORM आपके जितने भी SQL बेस्ड डेटाबेसेस हैं वो आप सपोर्ट करते हैं। मैंने इसमें मेरे एक्सपीरियंस में हम लोगों ने MySQL यूज किया है, हम लोगों ने इसमें SQLite यूज किया है, हमारे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन थी उसमें। तो Postgres भी सपोर्ट करता है, तो काफी सारे करता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस ORM। और टू आंसर योर प्रीवियस क्वेश्चन के क्या अगर आप डेटाबेस चेंज करते हैं पीछे से तो आपको ORM की चीजें चेंज करनी पड़ेंगी नहीं। ORM का एक और कॉन्सेप्ट जो एक कोर आइडिया होता है वो यही होता है कि अगर आपको अपना डेटाबेस चेंज करने की जरूरत पड़े भी तो आपका जो मोस्टली कोड है या आपकी जो एंटिटी मैपिंग है वो इतनी ज्यादा चेंज ना हो, क्योंकि वो फिर चीज कि आपकी एंटिटी की जो टेबल पे मैपिंग है वो ORM हैंडल कर रहा होता है। तो आप सिर्फ अपना पीछे से टेबल चेंज करेंगे, आपको हर जगह से एंटिटी मैपिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी इफ जस्ट द डेटाबेस इज चेंज है और उस डेटाबेस का जो टेबल्स का स्ट्रक्चर वगैरह अगर वो सिमिलर है तो। इमरान में आपको कुछ ऐड करना है? नो सिक्वल विद टाइप ORM। मुझे ये सॉरी मुझे ये ऐड करना है कि हम बेसिकली जो सेशन लिया ना हमने वो है और लिख सकते हैं उसके बेसिक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट क्या है, तो उसमें हमने कंप्लीट। इमरान भाई आपकी आवाज कोई ब्रेक भी हो रही है। बैकएंड इमरान भाई आप रिपीट कर दें पूरा सेंटेंस, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। टाइप ORM हमने यहाँ जो ऐड किया ना बेसिकली हमने कंप्लीट पिक्चर देने के लिए ऐड किया है। टाइप ORM वो एज सच खुद हमें एक सेशन लेना चाहिए उसको, वो बनता है कि हम टाइप ORM का एक सेशन लें। ठीक है फैजान, आई थिंक वी कैन मूव टू डेमो। ओके, अच्छा, डेमो में हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसमें हम CLI टूलिंग देखेंगे किस तरह हो रही है और हम एक छोटा सा कट देखेंगे। सो मैं अपनी स्क्रीन, ओके, सो Nest.js में हम लोगों को अपना अगर कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाना है तो वी डू नेस्ट न्यू और देन प्रोजेक्ट का नाम, सो हम लोग इसको बोलते हैं नेस्ट सेशन। इस नाम से हम लोग प्रोजेक्ट बना लेते हैं। सो व्हाट इट विल डू कि इट विल आस्क मी फ्यू थिंग्स कि npm यूज करना है, कौन सा यूज करना है, और इसके बाद ये आपको पूरा एक प्रोजेक्ट बना के दे देगा। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सो मैंने पहले से एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है, सो आई विल यूज दैट। सो आपके पास जो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी जिसमें ये टू डू नहीं होगा, बट आपके पास ये स्ट्रक्चर होगा जो कि वेरी सिमिलर टू एंगुलर है। ठीक है, आपके पास सोर्स का फोल्डर होगा जिसमें आपकी मेन कोड फाइल्स होंगी। ठीक है, हमारे पास नोड मॉड्यूल्स एज इट इज है, उसके अलावा हमारे पास टेस्टिंग की चीजें हैं। यहाँ पे हमारे पास पैकेज और जेसन आ गई, बेसिक सारा हमारे पास सेटअप है। और हमारे पास एक ये रूट कंट्रोलर और वो मॉड्यूल आता है जो कि ऐप मॉड्यूल है। ठीक है, main.ts से हम लोग अपनी एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप करते हैं। अब एज आई सेड इन द सेशन कि हम लोग यहाँ पे नेस्ट फैक्ट्री क्रिएट की मदद से हम लोग यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का स्टार्ट मॉड्यूल देते हैं, उसको बेस मॉड्यूल देते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो एक्सप्रेस की चीज़ को फॉलो करेगी या फास्टिफाई को करेगी। दीज आर द टू बेस फ्रेमवर्क्स जिसके बारे में नेस्ट अपनी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करता है कि वो एक्सप्रेस और फास्टिफाई को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे वी कैन डिफाइन द टाइप क्रिएट के फंक्शन के साथ, बाय डिफॉल्ट इट्स एक्सप्रेस। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप होगी main.ts से। हमारे पास एक बेसिक रूट पाथ है। ठीक है, और
हमारे पास इसका रूट मॉड्यूल आ गया जहाँ पे हमारे पास इसका कंट्रोलर और प्रोवाइडर है। ठीक है, अब ये हमारे पास, हम इसको यहाँ पे हम इसको एक्सेस करके देखते हैं लोकल होस्ट 3000 पे, और ये नहीं चल रहा क्योंकि हमने इसको बंद कर दिया है। और अगेन हम लोग बेसिक npm रन स्टार्ट करेंगे, उससे हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और अब अगर हम इसको जाके एक्सेस करेंगे तो हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड आ गया। सो सिंस ये हमारे पास रूट मॉड्यूल है, हमने रूट पे किया है, तो वो हमारे पास ऐप कंट्रोलर पे लेके जा रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन यहाँ से बूटस्ट्रैप हो रही है। और इसके पास जब हमने यहाँ पे कंट्रोलर में कुछ नहीं बताया हुआ, तो दिस इज द रूट पाथ। और इसका जो भी आप सिंपल वो करोगे तो वो इसके इसके रूट गेट पे आएगा। यहाँ से हम लोग एक गेट हेलो का रिटर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये हेलो वर्ल्ड नजर आ रहा है। सो नाउ लेट्स डू वन थिंग कि हम लोग यहाँ पे एक इसमें एक कंट्रोलर एक पूरी रिसोर्स ऐड करते हैं। तो बेसिकली नेस्ट इस पूरे कलेक्शन को, जिसमें हमारे पास कंट्रोलर है, हमारे पास सर्विस है, हमारे पास मॉड्यूल है, टेस्टिंग की फाइल्स हैं, इस पूरी चीज़ को एक रिसोर्स बोलते हैं। सो किसी भी रिसोर्स को जनरेट करने के लिए हमारे पास नेस्ट जनरेट का आप जस्ट जी एंड देन रिसोर्स, एंड देन रिसोर्स का अगर आप नाम दे रहे हैं तो यहीं पे दे दें। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे टू डू बोलते हैं, हमें टू डू की रिसोर्स जनरेट करनी है। सो व्हाट इट विल डू, ये मुझसे ये पूछेगा कि आपने इसको रेस्ट एपीआई से बनाना है या GraphQL से बनाना है, थिंग्स लाइक दैट। तो हम लोग रेस्ट एपीआई सेलेक्ट करते हैं। अब ये मुझसे पूछेगा कि मैंने इसके CRUD एंट्री पॉइंट्स बनाने हैं। सो द ब्यूटी इज कि अगर मैं इसको यस करूंगा तो मुझे ये इसके ऑल CRUD एंड पॉइंट्स ऑलरेडी बना के दे देगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको यस करता हूँ तो ये मुझे सब बना देगा। इफ मैं नो करूंगा तो ये बस मुझे उसका कंट्रोलर, मॉड्यूल और सर्विस लेयर बना के दे देगा। बट फ्रॉम हेयर इसने उसके तमाम एंड पॉइंट्स बना दिए। तो इफ यू सी कि ये टू डू का जो हमारे पास फोल्डर आया है, ये पूरी रिसोर्स आई है, जिसमें इसके डीटीओज भी, बेसिक डीटीओज जो है वो भी इसने बना दिए। इसने एंटिटी की फाइल भी बना दी, इसने कंट्रोलर का टेस्ट फाइल, कंट्रोलर, मॉड्यूल, सर्विस और सर्विस। हम लोग कंट्रोलर पे जाते हैं, सिंस हमने बोला था CRUD के सारे ऑपरेशंस आए, तो यू कैन सी इसने हमें CRUD के भी पूरे सारे एंड पॉइंट्स बना के दिए। जिसमें हमारे पास पोस्ट भी है, हमारे पास फाइंड ऑल भी है, हमारे पास आईडी का जो एंड पॉइंट होता है वो भी है, हमारे पास अपडेट के लिए भी, हमारे पास रीड के लिए। सो ये बाय डिफॉल्ट उस एक कमांड से मेरे पास ये पूरा बॉयलर प्लेट आ गया है। ठीक है, इसका मॉड्यूल भी ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसमें इसकी सर्विस ऑलरेडी इंजेक्टेड है। इसकी सर्विस में मैं जाऊँ तो सर्विस में तमाम एंड पॉइंट से रिलेटेड जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं वो भी रजिस्टर्ड है। अच्छा, अब इसमें मैंने पहले से थोड़ा सा बना के रखा है। व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे एक सर्विस में बनाया है, बट यहाँ पे हम लोग प्रॉपर HTTP क्लाइंट या फिर हमारे पास जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो हम डाल सकते हैं। बट टू कीप इट सिंपल, मैंने यहाँ पे एक टू डूज की लिस्ट बना ली है। क्रिएट DTO में हम लोगों ने एक जो भी हमारे पास DTO आएगा उसको हम पुश कर देंगे। फाइंड ऑल में हमारे पास वो पूरी DTO की लिस्ट भेज देगा। ठीक है, कंट्रोलर में हमारे पास अगर मैं बिल्कुल गेट की भेजूंगा तो इट विल रिटर्न मी ऑल द DTO टू डूज। ID के साथ भेजूंगा तो इट विल रिटर्न मी वन, एंड क्रिएट के लिए क्रिएट। सो लेट्स मूव टू पोस्टमैन एंड टेस्ट दिस। सो अगर मैं अभी अपनी रूट पे जाऊं तो ओके, ये बुरा मना ना, सर्वर दोबारा स्टार्ट करते हैं। और हमारी सर्वर स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग अपना रूट फाइल लिखें तो इट्स सेइंग हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसको टू डू पे लेके जाऊं तो इट्स रिटर्निंग मी द एक्शन रिटर्न नॉट। अच्छा, मैंने चेंज नहीं किया।
सी। सो यहाँ पे हम टू डू की रूट पे जाते हैं, तो राइट नाउ हमारे पास टू डू एम्प्टी है, तो हमने इसको एम्प्टी छोड़ दिया। और यहाँ पे हम लोग इसको पोस्ट का करते हैं, और यहीं पे हम लोगों ने एक सिंपल जेसन दी, इट्स अ रिमाइंडर टू प्रिपेयर अ डिसेंट हैंड्स ऑन व्हिच आई डिडंट, और ऑथर फैजान है, हमने डेट दे दी उसको, और व्हेन वी सेंड इट तो इसने हमें रिस्पांस दे दिया कि भाई ये आपका डीटीओ ऐड हो गया। एंड टू चेक इट हम लोग दोबारा गेट करते हैं, और गेट में हमने किया तो हमारे पास अगेन हमारे पास ये वाला टू डू आ गया। हम एक और ऐड करते हैं इसमें, और उसमें हम कर देते हैं सेशन फिनिश्ड, नाउ वर्क ऑन प्रोजेक्ट। सही है, इसका रिमाइंडर हम डाल देते हैं सातमान, सिंस वो हमारे लीड हैं, और सेशन खत्म होने के बाद ही हमें ये मैसेज आएगा तो हम लोग उसका रिमाइंडर ऐड कर देते हैं। तो ये एक और रिमाइंडर हमारे पास ऐड हो गया। अगर हम दोबारा इसको गेट करें तो हमारे पास अब बोथ आ रहे हैं, एंड इफ वी ऐड जस्ट वन इसकी आईडी, सो हमारे पास एक आ जाएगा। So it's very basic, but to show you how simple is it to just add few APIs and stuff, so हमारे पास ये चीज़ आ जाता है। So that's about it with that demo. ये मज़ीद डिटेल हो सकता है इफ़ हमारे पास Nest.js पे इंटरेस्ट शो होता है, डिपेंडिंग ऑन द फीडबैक ऑफ यू गाइस, और हम लोग टाइपोरम पे भी इंशाल्लाह एक सेशन करेंगे। सो फॉर नाउ इट्स वेरी बेसिक एंड इट्स डन। अगर कोई सवालात है तो यू कैन आस्क, और रेफरेंसेस के लिए ये पूरी प्रेजेंटेशन या जितनी भी बातें हुई हैं, इट्स डायरेक्टली फ्रॉम Nest.js की डॉक्यूमेंटेशन, किसी ब्लॉग वगैरह से इतना ज़्यादा नहीं है। Mostly things are from Next.js documentation, so you can cross check, or if you want to get things on your own, so आप जाके उस चीज़ को भी देख सकते हैं। Questions? Okay, हबीब भाई आपका कोई सवाल था? Sorry, I missed it. Okay, also like हम लोग एज अ JS ग्रुप तो हम लोग ने डिसाइड करा है कि फॉर फ्यूचर बैकएंड प्रोजेक्ट्स we will give first priority to Nest.js. So if anyone has any objections to it, feel free to raise it right now. Because हम लोग ने Express के काफ़ी बैकएंड प्रोजेक्ट्स रिव्यू करे थे, तो उसमें लाइक बहुत स्पैगेटी कोड था और बहुत ज़्यादा खिचड़ी मची हुई थी। मतलब वो यू कांट से कि अगर एक बंदा छोड़ के जाएगा तो अगला बंदा कहाँ से कंटिन्यू करेगा। उसको पूरी नॉलेज ट्रांसफ़र सेशन चाहिए और एक पूरी गाइड चाहिए, तब जाके वो प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकता है। तो दैट्स द मेन रीज़न वी आर मूविंग टू नेस्ट। और नेस्ट की कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छी है, इट्स बीइंग यूज्ड फॉर अ व्हाइल, सो दैट्स ऑल। बाकी कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं जो गार्ड्स हैं, पाइप्स हैं, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो docs.nestjs.com पे आपको मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन उनकी काफ़ी बहुत इजी है और बहुत इजी टू फॉलो है। सो जैसे इमरान भाई भी कह रहे थे कि वंस यू नो द बेसिक्स, तो प्रोडक्टिविटी उस पर बहुत अच्छी हो जाती है, इवन बेटर देन एक्सप्रेस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। और किसी का कोई कमेंट है? और ये फीडबैक भी दे दिया है, फीडबैक फॉर्म ने दे दिया। यस, ये फीडबैक फॉर्म में इसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे बहुत बेसिक से। अगर आप लोग प्लीज 5 मिनट्स लगा के या 2 मिनट्स भी लगा दें जल्दी जल्दी से और फीडबैक दे दें। इसमें आपके इंस्ट्रक्टर का भी फीडबैक है और कुछ क्वेश्चंस भी हैं, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी कोई फीडबैक हो तो इसी फॉर्म को फिल कर दें ताकि नेक्स्ट सेशंस जो है इसके अकॉर्डिंगली हो। और ये एक्टिविटी भी किसी पर्पस के थ्रू हो रही है, तो अगर सारे इसको अटेम्प्ट कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग मैं पूछ रहा था जी कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, स्लाइड्स और रिकॉर्डिंग? जी मैं आप YouTube पे अपलोड करके लिंक इसी कैलेंडर इनवाइट पे सेंड कर दूंगा। और स्लाइड्स मिल जाएगी। चलिए ठीक है, आप शेयर कर दीजिए। जो हमारा इवेंट का थ्रेड है मैं उसी पे स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा।
चलिए शुक्रिया। साथ इसमें एक सवाल था मेरा रिगार्डिंग कि नेस्ट.जेएस जो है वो काफ़ी एंगुलर इंस्पायर्ड फ्रेमवर्क है, तो अगर नेस्ट के साथ हम फ्रंट एंड के ऊपर रिएक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो रिएक्ट तो है एक्सप्रेस की तरह की वो अप्रोच है, मतलब अनओपिनियनेटेड है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। जी तो इज इट गुड टू यूज नेस्ट विद रिएक्ट rather than angular, because nest and angular both are same, so that would be a perfect package. नेक्स्ट की बात करें आप? नहीं नेस्ट sorry nest. नेक्स्ट NUXT नहीं he's talking about Nest.js. यू आर आस्किंग नेस्ट और रिएक्ट का सही कॉम्बिनेशन है या नहीं ये? yes. या तो बेसिकली देखिए फ्रंट एंड पे हम लोग के पास चैलेंजेस और होते हैं, बैक एंड पे चैलेंजेस और होते हैं। सो फ्रंट एंड पे अगर स्ट्रक्चर आपके पास नहीं भी है ना, यू डोंट लूज टू मच, लेकिन बैक एंड पे स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप .NET देखें, जितनी भी बैक एंड की फेमस लैंग्वेजेस हैं वो सब स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क्स फॉलो करते हैं फॉर बैक एंड। सो हम लोग वो वाली अप्रोच नहीं रख सकते कि चलो भाई रिएक्ट वेरी ओपिनिएटेड है तो बैक एंड भी ओपिनिएटेड यूज़ करें। तो मतलब उसके अलावा रिएक्ट डज नॉट केयर कि बैक एंड पे क्या चल रहा है, तो इतना कोई कंसर्न आता नहीं है। बेसिकली द मेन इशू इज के बैक एंड, इफ यू लीव बैक एंड ओपिनिएटेड, वो एक बंदे दो बंदे तक रह सकता है, लेकिन वो whenever it would टीम जब भी स्केल होगी तो वो फिर मैस हो जाएगा। तो दैट्स द मेन थिंग व्हाई पीपल डोंट प्रेफर एक्सप्रेस मेनली। लाइक स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए सही है, MVPs के लिए एक्सप्रेस सही है, लेकिन इफ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट देन एक्सप्रेस और कोआ या बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क हो तो वो फिर इट हर्ट्स इन द लॉन्ग रन। बाकी रिएक्ट के साथ नेक्स्ट को या इमरान सवाल ना बैक एंड से रिलेटेड नहीं है, वो बैक एंड चेंज करना नहीं चाह रहे, वो फ्रंट एंड चेंज करना चाह रहा हूँ। तुम कर दो, कोई मसला नहीं है, उसमें क्या मसला है, एंगुलर लगा दो। मतलब अच्छा रिएक्ट छोड़ के एंगुलर लगानी है ये पूछ रहे वो ये कह रहे हैं। वो तो फिर मर्जी है। इट्स बेसिकली डेवलपर के लिए जो एक अगर बंदा काम कर रहा है बैक एंड और फ्रंट एंड के ऊपर, इट्स इजियर टू वर्क विद एंगुलर एंड नेस्ट.जेएस। ट्रेनिंग करनी आएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, अपने एक्सपीरियंस से एक चीज बता दूं, क्या कोई डेवलपर इजी सेलेक्ट कर रहा है ना तो वो गलत फील्ड में आ गया। उसको चाहिए कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ले। तो मतलब डेवलपर की लाइफ जो ना दुनिया की सबसे ज्यादा हार्ड लाइफ है, उसमें आप कभी भी ना इजीनेस की बेस पे ना कोई चीज फाइनल ना करें, डिसाइड ना करें। सही। Any more questions? Okay. थैंक यू गाइस। फीडबैक जरूर भर दीजिएगा। ये साथ में YouTube पे अपलोड करेंगे, वरना मैं जरूर बोलता लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बट फिलहाल आप बस फीडबैक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। ओके थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। हाफिज़।